नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सारे कंफ्यूजन तो दूर हो चुके हैं। पीएम मोदी कल फिर से शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इस बीच जो स्थितियां बदल रही है, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है और इंडी अलायंस आंकड़ों में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इससे राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को मजबूती भी मिला है, क्योंकि जो समस्याएं चल रही थी इतने दिनों से कि आगे भारतीय जनता पार्टी जो अपने 4-5 बड़े एजेंडे बना के रखी है कि जिसको एक एक करके हमें संसद से पारित करवाना है, कुछ कानून बनाना है और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर कई पार्टियां नजर गड़ाए बैठी है कि इसको तो हम लागू नहीं होने देंगे, उसे कैसे लागू कराया जा सकता है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के खेल में थोड़ी पिछड़ गई थी। और इस बीच जो 3 दिनों से बैठकें चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सामने हैं, तो साथ ही राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मैदान में उतरे हुए थे। अब तो योगी आदित्यनाथ को भी जिम्मेदारी दे दी गई और फिर इन लोगों को कहा गया है कि आप लाइक माइंडेड नेताओं से, पार्टियों से सिर्फ नहीं, बल्कि वैसे नेता जो कि कांग्रेस में भी हो, जो कि दूसरी पार्टियों में भी हो, लेकिन उनकी विचारधारा इन पार्टियों की तरह नहीं है जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को खुश करने के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, जिनके कंस्टिट्यूएंसी में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर उन्होंने पूरी तरीके से मुस्लिम परस्ती शुरू कर दी तो आगे वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वैसे नेताओं को चुनो, वैसे नेताओं से बातचीत करो कि आगे जो पीएम मोदी की सरकार जो फिर से बनने जा रही है और उस सरकार में जब यूसीसी का मुद्दा आए तो फिर इन पार्टी के नेताओं से संपर्क किया जा सके कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि मुस्लिम परस्ती के नाम पर ये लोग यूसीसी का समर्थन तो नहीं करेंगे, संसद में हंगामा करने की कोशिश करेंगे। और अब राज्यसभा की बात नहीं है, लोकसभा में समस्याएं ज्यादा ये लोग पैदा करेंगे, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अब मोदी सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं और उन आंकड़ों के खेल में हम इन्हें पछाड़ देंगे, इसलिए उन नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस की बात है। जो इंडी अलायंस बना था कि चुनाव में तो हम कमाल कर देंगे, कमाल तो नहीं हो पाया। हालांकि कुछ पार्टियां इंडी अलायंस की थी और कुछ पार्टियां जो चुनाव से पहले इंडी अलायंस से चुनाव में सहयोग करने की बात नहीं कर रही थी, उसको फायदा हुआ है। अखिलेश यादव इंडी अलायंस का हिस्सा रहे, उन्हें फायदा हुआ। और उसी तरीके से ममता बनर्जी जो कांग्रेस से गठबंधन नहीं की लेकिन अपने आप को बताती रही कि हम मोदी सरकार के खिलाफ हैं, पीएम मोदी के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ी तो हम बाहर से भी इंडी अलायंस को समर्थन देंगे। सरकार बनाने की बात आई तो भी हम मोदी के खिलाफ इंडी अलायंस के साथ रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करना था और इसलिए ममता बनर्जी ये बात करती रही। लेकिन अब इंडी अलायंस लगभग खत्म हो चुका है, सब अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं और इसलिए आंकड़ों के खेल में अब कांग्रेस और इंडी अलायंस के बीच जो खटपट चली है उसमें पिछड़ता जा रहा है। एक एक करके कुछ पार्टियां इनसे अलग हो रही है और इसके कारण आंकड़े कमजोर होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे जब परिणाम सामने आया था तो यह कहा गया था कि 234 सांसद इंडी अलायंस के हैं, लेकिन एक दिन के बाद क्या हुआ, राजस्थान में इनके 2 विकेट गिर गए। 2 सांसद जो 2 अलग अलग पार्टियों के थे, भारतीय आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इन दोनों पार्टी ने इंडी अलायंस से अपने आप को बाहर कर लिया और कह दिया हम तो भाई पीएम मोदी के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और आगे भी जब भी समर्थन की जरूरत पड़ेगी हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही
232 का आंकड़ा हो गया। लेकिन ये 232 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा था उसमें न केवल इंडी अलायंस के पार्टनर बल्कि इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन देने की बात करने वाली ममता बनर्जी भी शामिल थी, जिसके 29 सांसद हैं। अगर उसको घटा दें तो ये धीरे धीरे घट के ये हो जाएगा 204 के आसपास। इसलिए जब रिजल्ट सामने आए और ममता बनर्जी अति उत्साहित थी कि किसी तरीके से तोड़ मोड़ करके एक बार हमें यह दिखाना पड़ेगा कि हम में दम है कि हम पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी। अखिलेश यादव के पास अभिषेक बनर्जी को भेजा और वहां पर कहा कि आपके पिताजी के ताल्लुकात यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ताल्लुकात जो थे वो चंद्रबाबू नायडू से अच्छे थे, इसलिए आप एक बार कोशिश करके देखो कि चंद्रबाबू नायडू आपके साथ आते हैं कि नहीं। हम लोग फिर एक मोर्चा बनाएंगे, कांग्रेस को दरकिनार करेंगे और फिर मांग करेंगे कि हम लोगों में से कोई पीएम बने और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे। ये पहली कॉन्स्पिरेसी थी, आपस में एक दूसरे को, जिसको कहते हैं टारगेट शिफ्टिंग, कि एक टारगेट तो पीएम मोदी थे चुनाव तक, और वो टारगेट जब बदल गया तो फिर अब ये टारगेट नया जो सेट हुआ वो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की तो मजबूरी हो जाएगी। राहुल गांधी के चेहरे पर जो नूर टपक रहा है हार के बाद, वो नूर को देखकर लगता है कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, हम लोगों को समर्थन देंगे। और उसके बाद ये नई कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई और फिर अगले दिन ही आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस से बाहर, यानी कि जो 203 का आंकड़ा था वो घट के 200 हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 3 सांसद हैं और उसने कह दिया अब हम इंडी अलायंस के पार्टनर नहीं हैं, आगे के चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे, हरियाणा में भी लड़ेंगे, और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना ही नहीं है। और जब संभावना नहीं है तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है, हरियाणा विधानसभा का चुनाव तो अगले 4 महीने में होने वाला है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव 6 महीने के बाद होने वाला है। और जब दोनों पार्टियां दोनों ही राज्य में एक दूसरे को गालियां देगी, जब कांग्रेस के नेता केजरीवाल के लिए चोर शब्द का उपयोग करेंगे, करप्ट बताएंगे, तो फिर ये इंडी अलायंस का पार्टनर कैसा, ये तो रह ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो कि अभी पंजाब से 3 सीटें जीत कर आई है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है, और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मुसलमानों को खुश करने की कोशिश तो करता है, लेकिन दिल्ली में वो हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहता, और इसलिए जब जब जरूरत पड़ती है ये अपनी पॉलिटिक्स हिंदुओं के लिए करना शुरू कर देता है। जैसे भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ये उस समारोह में नहीं गया मुसलमानों को खुश करने के लिए, लेकिन दिल्ली के अंदर मंदिर मंदिर घूमकर, जागरण करवाकर, हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर, सुंदरकांड करवाकर हिंदुओं को भी खुश करने की कोशिश करता रहा। और जब यूसीसी की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी विरोध तो करेगी, लेकिन विरोध के साथ साथ वो बॉयकॉट करेगी और वॉकआउट करने की कोशिश करेगी संसद से। इसके सांसद इसके विरोध में वोट नहीं देंगे, भले ही मुसलमानों को खुश करने के लिए ये हमेशा ये कहेगा कि हम इसके पक्ष में नहीं है, सबसे सहमति होनी चाहिए और इसलिए हम वॉकआउट करते हैं, हम इसके पक्ष में या विरोध में वोट नहीं देंगे। ऐसी पार्टियां हैं। अब बात उद्धव ठाकरे की हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति फिर से करवट लेने लगी है। एक दिन के अंदर ही अचानक से भूचाल आ गया, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बयान जारी कर दिया कि भाई हम 13 सीट लेकर आए हैं, 17 सीट पर चुनाव लड़े थे, हमारा स्ट्राइक रेट इतना बढ़ रहा है, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, तो पहले से ज्यादा सीटें हमें विधानसभा चुनाव में चाहिए। और इसने एक तरह से भूचाल ला दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। दूसरी तरफ यहां जब देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की बैठक हुई, लगभग 1.5 घंटे तक दोनों नेता एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। फडणवीस ने बार बार कहा कि हमें रिजिग्नेशन देने दीजिए और सरकार की जिम्मेदारियों से मुक्त कीजिए, हम संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अमित शाह ने कहा इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, लगातार
मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर आ रहा है। लोग और विपक्षी पार्टियां ये भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाह गैंग इतना सक्रिय है कि इन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें और उसके बाद ये अफवाह गैंग फिर से ये कहना शुरू कर दे कि मोदी सरकार ने तो, पीएम मोदी ने तो हार मान ली। इन लोगों ने मान लिया कि हम इतने जगहों पर हारे हैं, इसलिए इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी में विद्रोह की बात करेंगे, गुटबाजी की बात करेंगे, इसलिए अभी शांत रहो और वहां जाकर अपना काम करो। आपको रिजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर यह बात कर रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट जो है ये भी कहेगा कि हम ज्यादा सीट चाहिए हमें, तो फिर हम कहां रहेंगे? इस परिस्थिति में तो हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये समस्याएं जब सामने आई तो फिर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जागृत हुआ। नाना पटेल को चुप रहने के लिए कहा कि अभी ये समय नहीं है कि इस तरह की बातें की जाए। जब विधानसभा चुनाव होगा, यानी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो उस समय इसकी चर्चा कर लेंगे। मतलब अभी शांत करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, उससे नीचे दक्षिण की तरफ भी जाएंगे तो मोदी का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार जब एक मीटिंग हुई थी और फिर डिनर पार्टी दिया था पीएम मोदी ने, और उस डिनर पार्टी में केरल की एक पार्टी आरएसपी को बुलाया गया था। उनके जो नेता हैं इनके रामचंद्रन, वो उस पार्टी में शामिल हुए थे और पीएम मोदी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकी को लेकर केरल में बवाल चल गया था। कांग्रेस पर आरोप कम्युनिस्ट पार्टी लगा रही थी। देखिए, आपके पार्टनर हैं जो एनडीए के साथ, पीएम मोदी के साथ बैठते उठते हैं, ये पीएम मोदी की बी पार्टी है, भाजपा की बी पार्टी है। जैसे राहुल गांधी पिनराई विजयन के ऊपर आरोप लगाते रहे कि इन दोनों की सेटिंग है, इसलिए पिनराई विजयन है जो किसी भी करप्शन के मामले में बाहर अंदर नहीं गए, जेल में नहीं भेजा गया। इसलिए अब केरल के अंदर भी इस बात की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां एक सीट जीत कर आई है, खाता खोली है और वोट शेयर काफी बढ़ा है। तो ऐसे में आरएसपी और उसके साथ ये केरल कांग्रेस मणि ग्रुप, जो कि केरल कांग्रेस मणि ग्रुप से अलग होकर केरल कांग्रेस जोसफ जो था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका था। लेकिन अब केरल कांग्रेस मणि ग्रुप को भी लगने लगा है कि क्रिश्चियनिटी में भी, उनके बीच भी भारतीय जनता पार्टी अब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि त्रिशूर में जहां से सुरेश गोपी जीते हैं वहां क्रिश्चियनों की अच्छी खासी आबादी है और उनके समर्थन में उन लोगों ने वोट दिया। इसलिए क्रिश्चियनों की पार्टियां जो है वो कांग्रेस पर अब ज्यादा भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आगे जो केरल का भविष्य होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से होगा। चुनाव तो खत्म हो चुका है, आगे 5 साल तक तो मोदी ही पीएम बने रहेंगे। कांग्रेस के साथ क्या इंटरेस्ट हो सकता है? उधर से भी टूट रहा है। यहां तक कि तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट तो नहीं मिली, लेकिन एक डिबेट शुरू हो गया है। एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद उसको 0 सीटें मिली। वो तो रीजनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो इस उम्मीद के साथ वहां पर अन्नामलई को नेता बना के रखी हुई थी कि अभी डिबेट की शुरुआत है, अभी धीरे धीरे तमिलनाडु में आधार बढ़ाना है। तमिलनाडु में जिस तरीके से एंटी हिंदू ब्रिगेड चल रहा है, डीएमके, एआईएडीएमके और उनके इर्द गिर्द की दूसरी छोटी पार्टियां, ये लोग बराबर वहां पर ये अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि तमिलनाडु के हिंदू नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं की तरह नहीं है। यहां सनातन धर्म का मतलब ऐसे प्रचारित किया गया है कि वहां पर सनातन का मतलब नॉर्थ इंडिया ब्राह्मणवाद को वहां पर प्रमोट करना, उसकी गुलामी करना है। इसलिए वहां के लोग हिंदुत्व के मामले में थोड़े कमजोर, थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां जो कि सनातन को खत्म करने की बात कर रही थी, स्टालिन की पार्टी, उसे भी समर्थन देने से चूकते नहीं है। लेकिन अन्नामलई ने जिस तरीके से डिबेट बढ़ाया है, सीटें तो नहीं मिली, वोट शेयर काफी बड़े हैं। 3% से 13% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के हो गए। और साथ ही अगर एनडीए की बात करें तो 18% से ज्यादा वोट एनडीए ने तमिलनाडु में लाया है। इसलिए वहां पर भी छोटी छोटी पार्टियां जो अभी
ये स्टालिन और कांग्रेस के साथ है, उसको भी लगने लगा है कि अब भविष्य इनके साथ नहीं हो सकता। वो लोग सपोर्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगले 5 साल तक विपक्ष में बैठकर इन 2-3 सांसदों वाली पार्टियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। और यही बातें की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यूसीसी और इन मुद्दों पर कैसे हम संसद में उन पार्टियों के नेताओं से संपर्क कर सकते हैं जो उस पार्टी में है, जो कि सो कॉल्ड सेकुलर है, लेकिन उनका दिमाग जो है, उनका क्षेत्र जो है, इस बात को स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सारे सांसद जो जीत कर आए हैं 99 ही सही, लेकिन वो सब के सब उन क्षेत्रों से हैं जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों से हैं जहां पर मुस्लिम ना के बराबर हैं। तो ऐसे में उन लोगों को तो सोचना पड़ेगा। जैसे राजस्थान की पार्टियां ही हैं, राजस्थान में ही कांग्रेस जो सीटें जीती है, वहां पर भी उनके सांसद ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अगर यूसीसी जैसा मुद्दा आया और उनका नाम सामने आया कि उन्होंने खिलाफ में वोट दिया है, तो राजस्थान में तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी प्लानिंग चल रही है। ये जो नई सरकार बनेगी वो पहले की तरह ही मजबूत होगी, हिंदुत्व का प्रदर्शन करेगी और फिर ये दिखाएगी कि हम जो काम छोड़ कर आए थे, जो पीएम मोदी ने संकेत भी दिए हैं कि कई काम अधूरे जो बच गए थे उसे आगे पूरा करना है, मतलब पूरा होकर रहेगा। और जो स्थितियां अभी एनडीए और एनडी में बन रही है, इंडी अलायंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पार्टियां टूट रही है, नेता कम हो रहे हैं, आंकड़े कमजोर हो रहे हैं और फिर एनडीए का कुनबा धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।